जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। अमेरिका ने भारत के AMCA प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने का ऑफर किया। भारत की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में अब नई टैक्टिकल मिसाइलें शामिल होंगी। रशिया ने अपने मल्टीफंक्शनल स्टेल्थ टैक्टिकल एयरक्राफ्ट का किया खुलासा। भारत की करीबी से नजर। अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने जा रहा है जापान। भारत को शिशुमार क्लास पनडुब्बी का अपग्रेड वेरिएंट देगा जर्मनी। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, सुबह से खबर चल रही है कि मणिपुर के इंफाल एयरपोर्ट के पास एक UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा गया है। लेकिन इस चीज को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि पहले जब इस बारे में पता चला कि कोई UFO वहां पर देखा गया है, तो जो मणिपुर का एयरपोर्ट था उसके ATC ने कई फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया और कुछ फ्लाइटों को रोक दिया गया और इसके बाद एक अलर्ट जारी किया गया। अब ये संदिग्ध वस्तु क्या थी, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। बाकायदा जब इसकी जानकारी इंडियन एयरफोर्स को मिली तो इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्टिव हुई और राफेल फाइटर जेट्स इसके लिए रवाना कर दिए गए। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल फाइटर जेटों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया हुआ है, जो कि पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न हवाई अड्डों से चीन सीमा के साथ साथ उड़ान भरते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये एक बात और यहाँ पर सामने आ रही है कि कहीं ये चाइना का वो जासूसी बैलून तो नहीं है जिसको लेकर अक्सर चर्चाएं हुई हैं। और पिछले साल तो अमेरिका ने इस तरीके के एक स्पाई बैलून को उड़ा भी दिया था, जो कि अमेरिका की जासूसी कर रहा था। जहां तक बात अगर UFO की करते भी है तो दुनिया भर में UFO देखने का दावा किया जा चुका है और वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस UFO का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमेरिका ने भी खुद इस पर नजर रखी और उन्होंने कहा कि ये UFO या फिर एलियंस नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना है कि इस तरीके का जो ये ऑब्जेक्ट देखा गया है अनआइडेंटिफाइड, वो चाइना का सर्विलांस ड्रोन होगा। चाइना दोस्तों दुनिया भर में अपने इन जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल करता रहता है, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जो है वो चाइना के साथ काफी क्लोजली लगा हुआ है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चाइना का गुब्बारा हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। जैसे ही वो कंफर्म होता है तो हम आपको इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने मल्टीफंक्शनल स्टेल्थ टैक्टिकल एयरक्राफ्ट योजना का खुलासा किया है, जो कि हवा, सतह और जमीनी लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। और ये मल्टीफंक्शनल टू सीटर वाले जो स्टेल्थ टैक्टिकल विमान है उसे रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन तैयार करेगी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो विमान है वो काफी हद तक सुखोई 30 MKI फैमिली के साथ विशेषताओं को साझा करेगा। जबकि दोस्तों रशिया खुद सुखोई 30 MKI को एक स्टेल्थ फाइटर जेट में परिवर्तित नहीं कर पाया, लेकिन अब वो एक उन्नत तकनीक को विकसित कर रहा है जो विमान के रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम कर देगा, जिससे कि ये दुश्मन के रडार सिस्टम पर कम दिखाई देगा। और ये भारत के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि भारत सुखोई 30 MKI विमानों का एक बड़ा बेड़ा संचालित करता है और इस जेट को भारत अपग्रेड कर भी रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर और इंफ्रारेड डोमेन में मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर से स्मार्ट डेटा फ्यूजन का उपयोग करती है। और सेंसरों का ये संयोजन खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ उन्नत पहचान, जैमिंग और डिकॉइंग क्षमता प्रदान करेगा। भारत रशिया की इस प्रगति पर काफी बारीकी से नजर रख रहा है और अपने सुखोई 30 MKI बेड़ों की स्थिल क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या तो इस टेक्नोलॉजी को खरीदेगा भारत या फिर इसकी नकल करने पर विचार कर रहा है, ताकि फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम हो सके, ताकि इस फाइटर जेट की जो सर्वाइबिलिटी है वो मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में बढ़ सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के जो एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि जो विस्फोटकों का निर्माण करते हैं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि उन्हें ऑथराइज पोर्ट्स की जरूरत है, यानी कि बंदरगाहों की जरूरत है, ताकि वो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की जो एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, उन्होंने रक्षा मंत्रालय से विशेष रूप से जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है, उन्हें शामिल करने का आग्रह किया है, जो कि विदेशी शिपमेंट के लिए RDX, TNT और एमुनेशन को संभालने और भेजने के लिए काफी उपयुक्त माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरीके के उपाय करने से न केवल बुनियादी ढांचे की क्षमता में सुधार होगा, बल्कि लागत में भी कमी होगी और लॉजिस्टिक चुनौतियां कम होंगी। और इस तरीके की जो संवेदनशील सामग्री है उनके परिवहन के लिए जरूरी समय भी कम होगा। आपको बता दें कि सरकारी स्वामित्व वाली निर्माता म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ऑथराइज्ड बंदरगाहों की सीमित संख्या के बारे में चिंता भी व्यक्त की है। दोस्तों, वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री भी वर्तमान में ये जो एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अनुरोध पर विचार कर रही है और जल्द ही इसके लिए निर्णय लिया जा सकता है।
क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ऑथराइज बंदरगाहों का विस्तार भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने और वैश्विक हथियार निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की सरकार की पहल के अनुरूप होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री 2+2 बैठक के लिए भारत में हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों के बारे में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री मार्लेस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक बड़ा रणनीतिक अलाइनमेंट को साझा करता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई निकटता दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच बढ़ती हुई इंटरऑपरेबिलिटी की ओर इशारा करता है। वहीं चीन के आक्रामक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जैसे कि आप सब देखते हैं कि हम एक चीनी मुखरता देखते हैं, हम चीन के एक विशाल सैन्य निर्माण को भी देख रहे हैं। उन्होंने क्वाड और ऑकस सुरक्षा समूह के बारे में भी बात करते हुए कहा कि ये भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। आपको बता दें कि 2+2 बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरे होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच डिफेंस कॉपरेशन, आतंकवाद निरोध और व्यापार सहित कई मुद्दों पर चर्चाएं भी की जानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट अब 2 भारतीय इंडस्ट्रीज पार्टनर्स को देख रहा है, जो कि 3 मानक इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेगी, वो भी 18 महीनों के अंतराल में। और इस प्रक्रिया से जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उन्हें चुना जाएगा और वे करीबन 300 इंजनों को तैयार करेंगे अगले 5 सालों में। आपको बता दें कि मानक इंजन काफी क्रूशल और महत्वपूर्ण रोल निभाएगा भारत के डिफेंस एप्लीकेशन के क्षेत्र में, और ये निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भी पावर देगा। इसके अलावा ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल और आने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी पावर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत अपनी रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है और इसके लिए 500 किलोमीटर रेंज वाली परले मिसाइल को चुना गया है, जो कि पहली टैक्टिकल मिसाइल होगी इंडियन रॉकेट फोर्स की। अब डीआरडीओ दोस्तों नई नॉन न्यूक्लियर एडवांस टैक्टिकल मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर तक होगी, जो कि इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिवली अवॉइड कर सकती हैं और ये साथ ही साथ बीच हवा में यानी कि मिड एयर में अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सकती है, वो भी कुछ रेंज कवर करने के बाद। ये दुश्मनों के गहराई वाले जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं उन्हें भेज सकती हैं, खास करके तिब्बतियन प्लेटो को देखते हुए। और यही नहीं, इन मिसाइलों को एयरलिफ्टर से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि IL-76 और C-17 से, ताकि तेजी से इनकी तैनाती की जा सके फ्रंट लाइन एरिया में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के AMCA प्रोग्राम में अपनी एक्सपर्टी और मैन पावर प्रदान करना चाहते हैं और इस कॉपरेशन में जो स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी वो अनडिस्क्लोज रहेंगी, यानी कि इसके बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये जो ऑफर है अपनी मैन पावर एक्सपर्टीज को भारत को देना, वो भी AMCA प्रोग्राम के लिए, वो कहीं ना कहीं MRFA टेंडर से जुड़ा हुआ है। यानी कि 114 MRFA में अगर हम F-15EX या F-16 को चुनते हैं, उसके बाद AMCA जो हमारा प्रोग्राम है वो इंडियन फैसिलिटी में और उनके सपोर्ट से तैयार किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ऑफर केवल भारत के लिए ही नहीं किया गया, इससे पहले उन्होंने यानी कि अमेरिका ने इस तरीके के सहयोग को साउथ कोरिया को भी किया, जिसमें कि उन्होंने बाकायदा उनके KF-21 प्रोग्राम में सहयोग किया, जहां लॉकहीड मार्टिन ने अपने इंजीनियर्स भी तैनात किए थे ताकि वो साउथ कोरिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में असिस्ट कर सके। हालांकि दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ये जो इस तरीके का विदेशी सहयोग है कंसल्टेंसी को लेकर वो काफी लिमिटेड रहेगा अगर भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट भी करता है, और भारत एयरक्राफ्ट की जो कोर टेक्नोलॉजी है उस पर अपना पूरा कंट्रोल रखेगा और इसके साथ साथ जो AMCA के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उस पर भी भारत का नियंत्रण रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जर्मनी ने भारत को एक और ऑफर किया है, जिसके तहत उन्होंने भारत को SDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है और इंडियन नेवी पहले से ही SDW क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उनको यूज कर रही है, जो कि शिशुमार क्लास की पनडुब्बियां हैं। भारत को जर्मनी ने इन पनडुब्बियों का जो अपडेटेड वेरिएंट है उसका ऑफर दिया है और जर्मनी भारत के P-75 प्रोग्राम में एक प्रमुख कंटेंडर भी है। SDW क्लास की जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, इनकी अगर बात की जाए, इनकी लंबाई 72 मीटर तक होती है, लेकिन नई पनडुब्बियों में कई तरीके के अपग्रेड होंगे जो कि अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट होगी। भारत को दोस्तों इस वक्त 24 यानी कि 24 कन्वेंशनल पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। वर्तमान में भारत के पास सिर्फ 16 यानी कि 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें कि 2 परमाणु पनडुब्बियां भारत ऑपरेट भी करता है। ऐसा करके भारत की पनडुब्बियों की जो संख्या है वो 18 तक तो पहुंच जाती है, लेकिन भारत की जो स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां हैं वो केवल नई है। इसके अलावा बाकी की पनडुब्बियां 30 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका जापान को 400 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देगा, जिसके लिए
अमेरिका की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और इस सौदे की लागत करीबन $2.35 बिलियन है, जिसके तहत अमेरिका जापान को टॉमहॉक के 2 वेरिएंट देगा। दरअसल जापान को चीन और उत्तर कोरिया से लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में जापान अपनी जवाबी हमले की क्षमता को बढ़ा रहा है और ये जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं उन्हें जापान अपने एजिस कॉम्बैट सिस्टम से इंटीग्रेटेड जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन पर लगाएगा। टॉमहॉक मिसाइलें अपनी सटीकता के लिए जानी जाती हैं। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल को मार गिराना भी काफी मुश्किल है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए भी गिराया नहीं जा सकता। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे कि दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। बाकायदा चाइना ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को हड़काया है। इस बारे में खबरें भी आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने जनरल असीम मुनीर को बुरी तरीके से हड़काया, जिसके बाद अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सेना ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बाकायदा अब चाइना के वर्करों को पाकिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ी तक मिलेगी। चाइना के मजदूर यहाँ पर सीपैक परियोजना पर काम कर रहे हैं। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार इनको निशाना बना रही है। अब तक अगर बात की जाए तो कम से कम चाइना के 100 से ज्यादा नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले हुए हैं। फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।